हेलो एवरीवन, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के लेक्चर्स। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है या नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, वो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ही ईजी वे में और बिल्कुल बेसिक तरीके से। आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि आपने पहले ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है या बायोलॉजी आपके 12th क्लास या 11th क्लास में आपके सब्जेक्ट के रूप में नहीं थी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोलॉजी के बारे में कि क्या है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शब्द जो है, मैं बात करूं जीव विज्ञान की, तो बायोलॉजी जो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है और इसे हम जब तोड़ेंगे तो इसे हम तोड़ेंगे बायो और लॉजी में। ठीक है, तो बायो का मतलब है बायोज और लॉजी का मतलब है लोगोज। बायोज का मतलब है लिविंग या सजीव और लोगोस का मतलब है स्टडी या अध्ययन। इसलिए इसकी सीधी सी डेफिनेशन निकल के आती है कि सजीवों का या जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पेन सजीव है, तो आप बोलोगे नहीं, ये क्या है? निर्जीव है। कैसे? तो आप बोलोगे सर ये मूवमेंट नहीं कर सकता, गति नहीं कर सकता। लेकिन ये बात तो 6th क्लास का स्टूडेंट भी बता देगा। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, बताओ मुझे सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सजीव की? चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सजीव क्या होते हैं, सजीवों की विशेषताएं क्या होती है? सजीव जो होते हैं वो वृद्धि एवं विकास कर सकते हैं। कैसे? तो आप खुद देखो, जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तो क्या हम ऐसे ही थे? नहीं, हम भ्रूण के रूप में थे, हम एम्ब्रियो के रूप में थे। फिर हमारा जन्म हुआ, हमने वृद्धि की, विकास किया। माता के गर्भ में भी हमारा विकास ही चल रहा था और जब हम बाहर आए तो भी हमारे शरीर ने क्या किया? वृद्धि और विकास। ये गुण पाया जाता है केवल सजीवों के अंदर। समझ में आई? क्या ये पेन ऐसा कर सकता है? नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से सजीवों का दूसरा गुण है जनन या रिप्रोडक्शन। ये भी किस में पाया जाता है? सजीवों में। जनन क्या होता है? तो अपने ही समान, अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करना या अपने ही समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, जो कि सजीवों का एक विशेष गुण है। ठीक है, फिर तीसरा है उपापचय या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो देखो, हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं या केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। जैसा कि सिंपल रूप में आपको बताऊं तो देखो, हम भोजन लेते हैं और वो भोजन हमें क्या देता है? वो भोजन ही हमें ऊर्जा देता है। ऐसी बहुत सारी हमारे शरीर में क्या होती है? रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हमारे शरीर में देखो उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन। ये भी कौन करता है? हमारा शरीर। पाचन की क्रिया भी कहाँ होती है? सजीवों में। और क्या होता है? श्वसन। ऐसी बहुत सी क्रियाएं किन में होती हैं? सजीवों में पाई जाती हैं। तो ये फंक्शन किसके हैं? सजीवों के। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। वृद्धि एवं विकास, जनन और मेटाबॉलिज्म, ये किसके गुण हैं? सजीवों के। अब हम देखते हैं जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेविरनस ने। किसने? लेमार्क और ट्रेविरनस ने। आपको एक लाइन में याद करना है, क्या? लेमार्क और ट्रेविरनस। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो मैं एक ट्रिक आपको दे रहा हूं, ट्रिक बोल दो या एक याद करने का तरीका बोल दो। तो क्या है? तो आप इसको ऐसे याद करो कि जो बायोलॉजी वर्ड है, जो बायोलॉजी वर्ड है वो कौन लेकर आया? बायोलॉजी वर्ड कौन लेकर आया? तो इस लेकर से याद रख लो आप, लेमार्क। ले से लेमार्क और ट्रेविरनस। किसने यूज किया? लेमार्क और ट्रेविरनस ने। ठीक है, अब हम देखते हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं, एक जूलॉजी या जंतु विज्ञान, दूसरा है बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरे कौन है जंतु विज्ञान के पिता? अरे से अरस्तु। कैसे याद करेंगे? अरे कौन है जंतु विज्ञान का पिता? तो अरस्तु। और अरस्तु ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसे याद कैसे करोगे? तो इसे याद आप इस तरीके से कर लो कि इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी। क्या लिखी थी? हिस्ट्री। किसकी? एनिमल्स की। तो
इनकी बुक का नाम क्या हुआ? हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या हुआ? हिस्टोरा एनिमेलियम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम चलते हैं वनस्पति विज्ञान पे। तो वनस्पति विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों या पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? कौन है फादर ऑफ बॉटनी? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन थे? कौन थे? तो इस थे से आप याद रख लो, थियोफ्रास्टस। कौन? थियोफ्रास्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन, किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। यहां तक याद हो गया। इनकी बुक के नाम की बात करें तो सेम वही ट्रिक यूज करेंगे। इन्होंने प्लांट्स की हिस्ट्री दी थी। किसकी? प्लांट्स की हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो यहां से याद हो गया, इनकी बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। मेरे साथ बोलो एक बार, क्या है इनकी बुक का नाम? हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हम एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल या कोशिका विज्ञान। ये चैप्टर शुरू करने का उद्देश्य है कि आगे जितने भी हमारे टॉपिक आएंगे, चाहे वो पाचन हो, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, या और भी कोई जो टॉपिक पढ़ेंगे, उन सब में इस वर्ड का यूज होगा। तो वहाँ आपको अच्छे से समझ आए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, तो इस पर ध्यान देना। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ स्लाइड पर ध्यान मत दीजिए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहला सवाल है, कोशिका क्या है? व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? तो इसे हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, पहले मेरी बात सुनो। हमारा जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना हुआ है। इवन हमारा ही नहीं, मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़े, ऊंट, सब किन से मिलकर बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। सब सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। वो कोशिका ही है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। हमारे अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो कौन कर रही है? वो कोशिका ही कर रही है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अरबों सेल हैं हमारे शरीर के अंदर। इसे हम बहुत ही एक सरल तरीके से पढ़ें तो देखो, हमें एक मकान बनाने के लिए सबसे पहले जो मूलभूत चीज़ है वो क्या चाहिए होती है? वो कोई पत्थर या ईंट चाहिए होती है। ठीक है, उससे हम क्या बनाते हैं? दीवार। उसी से बनते हैं कमरे, और फिर क्या बनते हैं? उससे बनाते हैं हम मकान। ठीक उसी तरह हमने तुलना की है ईंट की कोशिका से। एक कोशिका भी उस ईंट की तरह ही है। एक कोशिका से ही, एक सिंगल सेल, एक कोशिका से ही हमारी पूरी बॉडी बनी है। हमारी पूरी बॉडी बनी है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? इसीलिए हमने इसको कहा यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम कोशिका को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ। फिर कोशिका से देखो, कोशिका जो होती है, कोशिका अपना विभाजन करती है, और विभाजन करके वो बनाती है ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ एक चीज़ आप समझना, हमारा जो ब्लड है वो भी सेल से मिलकर बना है। ठीक है, हमारे लंग्स ये भी सेल से मिलकर बना है। या मैं कोई भी पार्ट जिसकी मैं बात करूं, सब किन से मिलकर बने हैं? सब सेल से मिलकर बने हैं। अब क्या ब्लड की सेल जो है वो क्या एक जैसा काम करती है? तो बिल्कुल, ब्लड की सारी सेल्स एक जैसा काम करती हैं। क्या लंग्स की सारी सेल एक जैसा काम करती है? आप बोलोगे सर बिल्कुल एक जैसा ही काम करती हैं लंग्स की सेल भी। लेकिन क्या ये दोनों सेल्स एक जैसा काम कर रही हैं? नहीं, ये आपस में अलग अलग काम कर रही हैं। लेकिन ब्लड की सेल्स एक जैसा फंक्शन करेगी, लंग्स की सेल एक जैसा फंक्शन करेगी, आपस में एक दूसरे के फंक्शन ये नहीं करेगी। तो क्या हुआ? हमने क्या देखा? ये सेल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। इसे हमने क्या कह दिया? ऊतक। यही ऊतक आगे जाके बनाते हैं अंग, और अंग से बनता है शरीर। तो ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। कभी कभी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव रूप में ये पूछ लिया जाता है। यहां से आपको समझ में आया कोशिका कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोशिका क्या है, इसका जवाब आपको मिल गया। हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। फिर ये एक माइक्रोस्कोपिक संरचना है। क्या है ये? एक माइक्रोस्कोपिक संरचना है। इसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन जो माइक्रोस्कोप आता है उसकी वजह से हम सेल को देख सकते हैं, हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है दही। आपने सुना होगा दही में बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या आपने कभी देखे? नहीं देखे ना, लेकिन होते हैं उसमें। ठीक उसी तरीके से क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक
संरचना है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक संरचना। जो बैक्टीरिया है वो एक सिंगल सेल ही तो है, ठीक है, एक सेल ही तो है बैक्टीरिया, और उसके अंदर वो सारे फंक्शन होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। उसके अंदर श्वसन भी होता है, ठीक है, उसके अंदर पाचन भी होता है, ठीक है, उसके अंदर गति भी है, और वो क्या कर सकता है? उत्सर्जन भी कर सकता है, यानी कि एक्सक्रीशन। मतलब उसके अंदर सारे काम हो रहे हैं। ठीक हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स, और वो सेल्स ये सारे काम करती हैं। क्या? वो ये सारे काम करती हैं। इसीलिए हमने सेल को कहा क्रियात्मक इकाई। और एक वर्ड यहाँ लिखा नहीं शायद पीपीटी में, तो यहाँ जो सेल है उसको हम बोलते हैं ये संरचनात्मक इकाई, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बना के जा रही है, इसलिए हमने सेल को क्या कहा? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। यानी कि हमने इसको कहा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। तो सोचो एक बैक्टीरिया जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं वो सिंगल सेल का बना हुआ है, ऐसी बहुत सारी करोड़ों सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है। यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं सेल से जुड़ी हुई। तो विज्ञान की भाषा में सेल को कहते हैं साइटो, और साइटो का अध्ययन क्या कहलाया? साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन उसे क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी। इसकी खोज किसने की थी? इसको इस तरीके से याद रखो कि एक सेल रोबोट की तरह हमारी पूरी बॉडी बना रही है, रोबोट की तरह। तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और किसमें की थी? तो इन्होंने की थी एक पेड़ की छाल में मृत कोशिका की इन्होंने खोज की। किसकी? ध्यान से सुनना, मृत कोशिका की। इन्होंने जब खुद ने ही अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो इन्हें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखी जिसमें कुछ कमरे टाइप बने हुए थे, ठीक है। आप देख रहे हो ना, मधुमक्खी के छत्ते की आकृति का इनको एक संरचना दिखी। जिस तरीके से जो कैदी होते हैं उनको कहाँ रखते हैं? जेल में। जेल को हम क्या बोलते हैं? सेल। उसी पे इसका नाम रखा गया। तो इन्होंने एक ऐसी स्ट्रक्चर देखी और इन्होंने बताया कि इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद हो गया कि किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने देखी थी। कहाँ देखी थी? पेड़ की छाल में। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे? लिविंग सेल की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। फिर कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत मतलब किसने बताया कि पादपों और जंतुओं में कोशिका ही है जिनसे उनका निर्माण हुआ है? ये बताया श्वान और श्लाइडेन ने। इन्होंने ही बताया कि जो कोशिका है वही जीवन का आधार है, वही संरचना है, उसी से जीव की उत्पत्ति हुई है। तो सेल थ्योरी किसने दी? ये दी श्लाइडेन एवं श्वान ने। यहां तक सब क्लियर है? दूसरी बात देखो, मैंने आपको क्या बताया? एक कोशिका विभाजन करती है, एक कोशिका विभाजन करती है और अपने जैसी बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती है। और जो एक सिंगल सेल होती है, एक कोशिका होती है, उसमें खुद के सेल ऑर्गेनल्स यानी कि कोशिकांग होते हैं। खुद के कोशिकांग होते हैं बहुत सारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन कौन से होते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है एक सेल की, छोटी होकर के भी। सोचो जब हम एक कोशिका को माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते तो इन ऑर्गन्स को कितने हायर रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप से देखा जाता होगा। यहां तक सब क्लियर हो गया आपके? तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया कोशिका के बारे में, ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट्स देख रहे हैं जो कि आ जाते हैं जनरली एग्जाम्स में, तो आपको याद रखने। मानव में सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। कौन है? अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका मानव में होती है शुक्राणु या स्पर्म, ठीक है। स्पर्म भी एक कोशिका है, ध्यान रखना। और अंडाणु भी क्या है? एक कोशिका है। सबसे तेज विभाजन किसमें पाया जाता है? लीवर में। किसमें? लीवर में। इसीलिए हम बोलते हैं कि लीवर जल्दी से रिकवर कर जाता है। और एक चीज इसमें नहीं लिखी हुई वो है कि सबसे कम विभाजन कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। इसीलिए बाइक चलाते टाइम पे हेलमेट रखा करो, ठीक है। क्योंकि जो ब्रेन है उसकी सेल्स जल्दी से रिकवर नहीं करती हैं, क्योंकि उनमें विभाजन नहीं पाया जाता है। फिर मानव में सबसे लंबी वो होती है न्यूरॉन। ये देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो ब्लड सेल है उनका डायग्राम है, ये न्यूरॉन्स हैं, ये स्पर्म सेल हैं, ये ओवम है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये सारी सेल्स ही हैं। बिल्कुल, ये सेल्स ही हैं। सेल का जो आकार है वो अलग अलग हो सकता है। अब आपको यहाँ देखना है सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका ऑल ओवर शतुरमुर्ग का अंडा। फैक्ट जनरल आपको याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका तो ये है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये आपको फैक्ट के तौर पे याद रखना है। और एक चीज़ आपको देखनी है
कि एंटनी वॉन जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी किसमें? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू कंसेप्ट्स।